जी, अब हमने जो चैप्टर डिस्कस करना है दैट इज चैप्टर नंबर 6 कॉन्ट्रासेप्शन एंड अबॉर्शन। इसमें सबसे पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया हुआ है प्रिवेंट ओवुलेशन। तो ये किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? ये है जी कंबाइंड हार्मोनल मेथड्स, यानी जो कंबाइंड हार्मोनल पिल्स होती हैं या पैच के फॉर्म में होते हैं, ये वेजाइनल रिंग होती है। उसके बाद जो प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल है, प्रोजेस्ट्रोजिन ओनली इम्प्लांट है, और ओरल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है। ये सारी जो मेथड्स है ना, ये क्या करते हैं, ओवुलेशन को जो है वो प्रिवेंट करते हैं। तो आप लोगों को याद है कि जब मैंने स्टार्टिंग में आपको हार्मोनल कंट्रोल पढ़ाया था मेसोसाइकिल का, उसमें हमने देखा था कि जो कैसे मॉड्यूलेट किया जा रहा होता है पिट्यूटरी से एफएस टू एलएच को, कि जो एस्ट्रोजन होता है जब उसका लेवल कम होता है, अब एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, अभी फॉलिकल्स जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं, तो तब वो इनहिबिट करता है एलएच की रिलीज को, कि एलएच रिलीज ना हो। उसके बाद जैसे एस्ट्रोजन का लेवल मैक्सिमम हो जाता है, तो फिर वो एलएच को जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है, स्टिमुलेट करता है एलएच की सेक्रेशन को। तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो वाली बनाएंगे जिसमें हम एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन कम रखेंगे, कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव में प्रोजेस्टेरोन जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, एस्ट्रोजन कम होगा, यानी उस रेंज में होगा जिस रेंज में वो ओवुलेशन को सप्रेस करेगा, एलएच को सप्रेस करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक्ट करेंगे कि ओवुलेशन को प्रिवेंट करेंगी। और जो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स या प्रोजेस्टेरोन ओनली इम्प्लांट हम यूज़ करेंगे, अब उनमें एस्ट्रोजन तो नहीं है, अब उनमें प्रोजेस्टेरोन का मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ेगा, कि प्रोजेस्टेरोन जब ज़्यादा होता है यानी जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता था और वो ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन बना रहा होता था, तो तब जो है ना फर्दर एफएसएच को इनिबिट करता था कि एफएसएच रिलीज ना हो और जो नया साइकिल है वो भी शुरू ना हो। तो हम प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स में प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन उस रेंज में रखेंगे कि जिस रेंज में वो एफएसएच को इनिबिट करेगा। तो इस तरह से ये सारे मैकेनिज्म हमें, अगर हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी पता है हार्मोन्स की, तो हमें समझ आ जाएगा कि हाँ, ये जो कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं या इम्प्लांट्स हैं, और ये जो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स हैं या इंजेक्टिबल्स हैं या इम्प्लांट्स हैं, इस तरह से एक्ट करते हैं कि ओवुलेशन को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट जो ओरल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो हमने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इस चैप्टर के एंड में पढ़नी है। उनमें से एक तो जो है वो डिवाइस है, इंटरयूटेराइन डिवाइस है, और बाकी जो है वो ओरल है दो। तो जो दो ओरल तरीके हैं वो भी ओवुलेशन को प्रिवेंट करते हैं, इस तरह से वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन एक्ट करते हैं। और जो लैक्टेशनल एमेनोरिया है वो भी ऐसे एक्ट करता है कि डिलीवरी के बाद जब जितनी देर तक मदर जो है वो बेबी को फीड करा रही होती है, लैक्टेशन करवा रही होती है, उस दौरान उसकी ओवुलेशन नहीं होती, ओवुलेशन प्रिवेंट होती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता था जी प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग द ओ साइट। अब स्पर्म को नहीं पहुंचना चाहिए ओ साइट तक, वरना फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो उस केस में अब क्या किया जा सकता है, या तो वो जो सारी ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब है, उसको स्टेरिलाइजेशन मतलब उसको काट देंगे, या फिर मेल स्टेरिलाइजेशन कर देंगे, कि वेजेक्टमी कर देंगे, कि वॉस डिफरेंस को जो है लाइगेट कर देंगे। उससे क्या होगा कि स्पर्म जो है ना वो अपना डिस्टेंस नहीं कवर कर पाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी प्रिवेंट एन एम्ब्रियो इम्प्लांटिंग द यूट्रस। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाती है, एम्ब्रियो बन भी जाता है, तो वो इम्प्लांट ना हो यूट्रस में, क्योंकि वो इम्प्लांट होगा तो सारी डेवलपमेंट होनी है ना। उसको प्रिवेंट करने के लिए इंटरयूटेराइन डिवाइसेस यूज की जा सकती हैं, जैसे कोपर इंटरयूटेराइन डिवाइस है, लिवोनोर्जेस्ट्रल है, आगे हमने इनकी डिटेल्स देखनी है। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, कि स्पर्म को वेजाइना में तो इंटर हो गया है, ठीक है, वेजाइना में इंटर हो गया, लेकिन उसको पॉइजन वहां पर कर दो कि उसकी डेथ हो जाए, वो सर्वाइव ना कर पाए। अब उसके लिए स्पर्मिसाइड्स होते हैं। स्पर्मिसाइड्स जो है वो यूजली जो डायफ्राम या कप वेजाइनल कप यूज किए जाते हैं उनके ऊपर अप्लाई कर दिए जाते हैं, कि अगर स्पर्म आएगा भी तो वो स्पर्मिसाइड्स की वजह से उसकी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि अलाउ स्पर्म इनटू वेजाइना बट ब्लॉक फर्दर पैसेज, कि वेजाइना तक वो आ गया स्पर्म लेकिन फर्दर वो ना जा सके, उस केस के लिए डायफ्राम एंड कप यूज किए जाते हैं, जो फिजिकली जो है वो क्या करते हैं, उसका जो ब्लॉक कर देते हैं रास्ता। लास्ट उसने बताया कि स्पर्म को वेजाइना में ही इंटर नहीं होने देना, मतलब वेजाइना में ही इंटर ना हो, उसके लिए कॉन्डोम यूज किए जाते हैं, और फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड कुछ मेथड है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ओवुलेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि ओवुलेशन हो भी गई है, फर्टिलाइजेशन हो भी गई है, तो एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर दे इंटरयूटेराइन डिवाइस की मदद से। या हम ये कर सकते हैं कि जो स्पर्म है वो वेजाइना में ही इंटर ना हो, जैसे कॉन्डोम यूज कर सकते हैं, या स्पर्म अगर इंटर हो भी गया है तो वो उसको जो है ना वो पॉइजनिंग कर दी जाए स्पर्मिसाइड्स की मदद से, या उसको ब्लॉक कर दिया जाए कि वो आगे ना जा सके वेजाइना से डायफ्राम या कब प्लेस करके। ठीक है। और कुछ केसेस में हम परमानेंट जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन करते हैं, स्टेरिलाइजेशन या वेजेक्टमी करते हैं, वो हम करते हैं कि जो स्पर्म है वो ओ साइड तक पहुंचेगा नहीं, ठीक है, ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो ये सारे डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी था, फिर हमें आगे चैप्टर की समझ आएगी। अब बारी बारी ना वो कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले वो एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस की बात करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड कितना इफेक्टिव है, और ये जो है वो इफेक्टिवनेस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो वो कह रहे हैं कि जो इफेक्टिवनेस है ना वो डिपेंड कर रही होती है
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, ठीक है, कि कोई ड्रग कैसे मैकेनिज्म कर रही है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें ना, एक्चुअली में देखिए, तो थ्योरेटिकल बात है ना कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये कंप्लायंस और कॉन्टिन्यूशन पे डिपेंड करती है कि जो पर्सन है जो कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहा है उसके कंप्लायंस कैसा है और उसकी कॉन्टिन्यूशन है कि नहीं। अब ये जो कंप्लायंस है ना, इसका ज़्यादा मसला तो शॉर्ट एक्टिंग मेथड्स में, क्योंकि जो लॉन्ग एक्टिंग मेथड है, जैसे कोई डिवाइस है वो तो एक दफ़ा रखती तो वो वहीं रहेगी, उसका कोई कंप्लायंस के साथ इतना कोई लिंक नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट एक्टिंग मेथड है उनमें कंप्लायंस और कंटिन्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कंप्लायंस जो है वो इन्फ्लुएंस होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, कि रूट क्या है। अब किसी को रोजाना एक इंजेक्शन लगाना पड़ा है तो उसका कंप्लायंस कम हो सकता है कि वो मतलब कुछ देर तो लगाएगा, उसके बाद वो स्किप करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे कंप्लायंस डिपेंड करता है। और जो कंटिन्यूशन में डिपेंड करती है कि एक्सेप्टेबिलिटी है, जो यूजर है, जो फीमेल यूज कर रही है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, वो इसको एक्सेप्ट कर पा रही है मेंटली या कल्चरली, या इस तरह की वो एक्सेप्टेंस है, फिर वो उसको कंटिन्यू कर सकेगी। तो कंप्लायंस एंड कंटिन्यूशन ये दो चीज़ें हैं जो कि इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन कर रही होती हैं। अब आगे ना उसने फेलियर रेट, उसने कहा कि हमने ना दो तरह से फेलियर रेट ना डिफाइन की। एक हमने कहा कि परफेक्ट यूज, यानी वैसा यूज जैसा कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट यूज हो कंप्लायंस के साथ, और फिर देखा जाए कि कितना फेलियर रेट है, कि मेथड यूज करने के बावजूद कितनी दफ़ा जो है वो प्रेगनेंसी हुई। और दूसरा जो है वो रेट होते हैं टिपिकल, उसमें क्या किया जाता है कि टिपिकल यूज, यानी परफेक्टली गाइडेंस के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि टिपिकल आम यूज़ किया कि उस दौरान थोड़ी सी इनकॉन्सिस्टेंट भी हो गया, थोड़ा सा इनकरेक्ट यूज़ भी हो गया, तो फिर देखा गया कि कितना फेलियर रेट है, और दोनों को कंपेयर किया गया। तो जो परफेक्ट यूज़ था उसका फेलियर रेट और जो टिपिकल यूज़ किया गया उसका फेलियर रेट उन्होंने एक टेबल में कंपेयर किया हुआ है। मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि ये या तो आपने नहीं करना, लेकिन इनमें से एक चीज़ है जो कि आपने नोटिस करनी है और वो कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी अभी हम बात करते हैं। वो लास्ट पैराग्राफ में बता रहा है कि जो कुछ मेथड्स होते हैं जैसे इम्प्लांट्स हैं या इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन है, इनकी एफिकेसी और इफेक्टिवनेस हाई है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि लॉन्ग एक्टिंग है, ये जो है ना वो इनकी ज़्यादा एफिकेसी है, इनको बार बार यूज़ नहीं करना पड़ता और इनमें लो प्रेगनेंसी रेट है। लेकिन दूसरे मेथड जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, रोज एक पिल लेनी है तो फीमेल्स भूल जाती हैं, अक्सर मिस कर देती हैं। या प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल है, रोजाना इंजेक्शन नहीं लगवाती। ठीक है, इनकी एफिकेसी जो है, एफिकेसी तो इनकी बहुत हाई है, लेकिन क्योंकि इनको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, इनकी कॉम्प्लायंस लो हो जाती है, तो इसीलिए जो है वो ये इफेक्टिवनेस उतना शो नहीं कर पाते। आगे बात आती है कि कुछ यूजर की करैक्टरिस्टिक भी होती है कि इफेक्टिवनेस इस पे तो डिपेंड कर रही है कि कितना कंप्लायंस है, कंटिन्यू कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन कुछ करैक्टरिस्टिक भी होती हैं। वो करैक्टरिस्टिक होती है उसका कंप्लायंस के साथ साथ उसकी एज। ठीक है, क्योंकि जो फर्टिलिटी है वो लेट थर्टीज में कम हो जाती है वैसे ही। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स, तो ये वाली जो करैक्टरिस्टिक है ये भी डिटरमाइन करी होंगी कि कोई जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो कितना इफेक्टिव है। आगे लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन की उसने बात की कि मेथड तो लॉन्ग एक्टिंग है बट रिवर्सिबल है, कि अगर आप इनको रिमूव करोगे तो वुमेन दोबारा से फर्टाइल हो जाएगी। ये जो है ना, ये परफेक्ट मेथड होता है, मतलब सबसे अच्छा ये मेथड होता है। और इसको जो है ना, अब लॉन्ग एक्टिंग की डेफिनेशन क्या है, हम किन मेथड्स को कहेंगे कि भाई ये लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन है? वो वाले मेथड जिनका एडमिनिस्ट्रेशन लेस देन वंस पर मंथ है, यानी एक पूरा महीना गुजर जाता है उसके बाद आपको दोबारा से डोज लेनी पड़ती है या दोबारा से इंजेक्ट करना पड़ता है, तो वो वाले सारे मेथड होते हैं लॉन्ग एक्टिंग। अब उनमें कौन कौन से आ जाएंगे? उनमें इंजेक्टेबल कुछ आ जाएंगे, कुछ इम्प्लांट्स भी ऐसे हैं जो 14 वीक्स तक चल जाते हैं। आगे हमने डिटेल देखनी है, तो 14 वीक मतलब चल जाते हैं, तो वंस अ मंथ से तो ज़्यादा ही हो गया ना, तो ये लॉन्ग एक्टिंग हो गए। और जो इंटरयूटेराइन डिवाइसेज हैं वो तो कुछ ईयर्स तक भी चल जाती हैं, 2 से 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो इस तरह से वो भी लॉन्ग एक्टिंग में आती हैं। तो ये जो इंजेक्टेबल है, इम्प्लांट्स हैं और इंटरयूटेराइन डिवाइस है, ये लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल LARC जो है मेथड्स हैं। उसने कहा कि कुछ कंट्रीज में जो इंजेक्टेबल है उनको लॉन्ग एक्टिंग में नहीं काउंट करते, उनको मीडियम एक्टिंग में काउंट किया जाता है। तो ये भी एक पॉइंट है, आप ऐड कर सकते हैं कि इंजेक्टेबल मीडियम एक्टिंग में ना काउंट होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये सबसे इफेक्टिव ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इनमें कोई ना कितनी देर तक, कुछ सालों तक भी कोई एक्शन नहीं रिक्वायर होता, पेशेंट जो है वो रख के, इसको कहते हैं फिट एंड फॉरगेट मेथड, इनको लॉन्ग एक्टिंग को कहते हैं, कि पेशेंट रख के भूल जाता है, उसको कोई ना बार बार नहीं चेक करना, मतलब चेक करने का मतलब बार बार उसको नहीं डोज देनी, इस तरह बार बार डॉक्टर के पास नहीं आना, ये वाली चीज़ें नहीं होती। और इसके मुकाबले में जो शॉर्ट एक्टिंग है उनमें क्या करना पड़ता है, डेली पिल लेनी है या वीकली पैच बदलना है या कॉन्डोम यूज करना है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये कॉम्प्लायंस इनकी कम होती है। अब जो है ना, आपको मैं बताती हूँ कि ये मैंने आपको कहा था कि टेबल से आपने एक पॉइंट याद रखना है। ये जो लास्ट इसका पैराग्राफ है ना, एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस का, उसमें उसने ये चीज़ बताई है। उसने कहा कि जब हमने ये कंपैरिजन किया ना कि परफेक्ट यूज पे और टिपिकल यूज पे फेलियर रेट, तो हमने देखा कि जो लॉन्ग एक्टिंग है ना, इस टेबल के जो नीचे वाले 4-5 चीज़ें हैं, कॉपर, इंटरफ्यूजन डिवाइस, लिवोनॉर्जेस्ट्रोल और प्रोजेस्टेरोन ओनली इम्प्लांट और स्टीलाइजेशन वेजेक्टमी, ये जो 4 से 5 है, ये जो 5 चीज़ें हैं ना, ये लॉन्ग एक्टिंग है। और इनमें देखा गया कि परफेक्ट यूज पे और टिपिकल यूज पे फेलियर रेट कंपेरेबल थे, मतलब सेम सेम थे, 1%
टिपिकल यूज एक फीमेल कर रही है, कोई उसने मतलब अंदर ये नहीं है कि बिल्कुल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करिए, उसमें भी उतना ही फेलियर रेट था और उसने परफेक्ट यूज करके देखा कि उसमें भी उतना ही फेलियर। इसका मतलब है कि लॉन्ग एक्टिंग जो है वो बहुत अच्छे मेथड्स हैं कि उनमें कोई बहुत ज्यादा आपको कॉशियस नहीं होकर रहना पड़ता, ठीक है। तो क्योंकि ये ज्यादा इनकी डोज बार बार नहीं लेनी पड़ती, जैसे मैंने पहले सारा एक्सप्लेन किया, तो इसीलिए ये अच्छे मेथड्स हैं। और फिर आप इसी टेबल के ऊपर वाले पार्ट पे देखिए जिसमें फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड्स आ जाते हैं, कॉन्डोम्स आ जाते हैं, डायाफ्राम आ जाती है, पिल्स आ जाती हैं, कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन आ जाती है। इनमें जरा आप कंपेयर करें कि इनका टिपिकल यूज पे बहुत ज्यादा है फेलियर रेट और परफेक्ट यूज पे इनके फेलियर रेट कम है। यानी ये वो वाले मेथड हैं जिनमें परफेक्ट यूज होना चाहिए अगर आप इनसे ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवनेस और एफिकेसी लेना चाहते हो, ठीक है, वरना इनके फेलियर रेट ज्यादा है। तो ये जी आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना था, मैंने आपको डिटेल में, अब आपको कभी भूलेगा नहीं कि लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग और ये सारा क्या चक्कर है। आगे बात करते हैं सेफ्टी की। डब्ल्यूएचओ ने एक मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया सेफ्टी के हिसाब से। उन्होंने ना 4 इसकी कैटेगरीज बनाई। पहली कैटेगरी वो होगी, वो वाली कंडीशन होगी कि जिसमें कोई कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज करने का ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हेल्दी फीमेल है, उसको कोई ऐसा मोर्बिडिटी नहीं है, वो यूज कर सकती है। सेकेंड कैटेगरी है, वो वाली कंडीशन है कि इसमें एडवांटेजेस जो है वो मेथड यूज करने के ज्यादा हैं एज कंपेयर टू रिस्क जो उसके साथ एसोसिएटेड है। अब ये मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि इसमें जो है ना वो थोड़ा बहुत रिस्क होता है, वो भी रिस्क जो है वो मतलब इसको क्या कहते हैं, मैनेज किया जा सकता है इजीली, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन जो एडवांटेज है वो ज़्यादा है कि फीमेल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कॉन्ट्रासेप्शन की, या उसकी हेल्थ कंडीशन इस तरह की है कि प्रेगनेंसी उसके लिए जो है ना वो रिस्क हो सकता है, एक प्रेगनेंसी का ज़्यादा बड़ा रिस्क हो सकता है उसको, उसकी लाइफ के लिए, और उसको प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है, इसलिए कॉन्ट्रासेप्शन उसका ज़्यादा फायदा है। लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन से एसोसिएटेड जो रिस्क फैक्टर है वो माइनर से हैं, तो वो कैटेगरी 2 होगी। कैटेगरी 3 क्या होगा कि जो एडवांटेज है इसको यूज करने का वो कम है और इसके साथ जो कॉन्ट्रासेप्शन के साथ एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर है वो ज्यादा है, ठीक है, ये सेकंड से ऑपोजिट हो जाएगा। और थर्ड में यूजुअली वो वाला मेथड नहीं दिया जाता जिसके रिस्क फैक्टर ज्यादा है अनटिल अनलेस कोई और मेथड अवेलेबल ना हो। मतलब आपका इस वक्त आपको लग रहा है कि इस फीमेल में कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रिस्क ज्यादा हैं, तो आप कोई और मेथड ट्राई कर लो, ठीक है, कोई और मेथड देना है, और जब तक कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है तब आप उस मेथड को ना थर्ड कैटेगरी में दे सकते हो। और फोर्थ कैटेगरी वो आ जाती है जिसमें कि अनएक्सेप्टेबल रिस्क है, कि आप इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, अनएक्सेप्टेबल रिस्क है और आपने उसको मेथड देना ही नहीं है, ठीक है, वरना उसकी लाइफ जो है ना वो जा सकती है, या इस तरह का बहुत बड़ा मसला हो सकता है कोई, तो फिर वो कैटेगरी 4 में आ जाती है। अब कैटेगरी 4 में हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो है ना वो कंडीशंस आ जाती हैं जो कैटेगरी 4 में हम प्लेस करते हैं, ऐसी कौन सी सिवियर कंडीशन है जिनमें हम हेल्थ रिस्क अनएक्सेप्टेबल है और हम कॉन्ट्रासेप्शन मेथड वो नहीं दे रहे उसको। अगर एज उसकी 35 से ज़्यादा और वो स्मोक कर रही है, ठीक है। आगे हम चल चल के देखेंगे कि साइड इफेक्ट ना कुछ इससे रिलेटेड, तो उनमें हम देखेंगे थ्रोम्बोसिस जो है ना वो हो जाता है, वीनस थ्रोम्बोसिस हो जाता है या आर्टीरियल हो जाता है, तो वो भी ज़्यादातर उन वुमेन में कॉमन है जो एज ज़्यादा है, जो स्मोकिंग करती है। तो इसीलिए 35 से एज ज़्यादा या स्मोकिंग है तो इनमें आपने जो है वो कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन नहीं देनी। उसके बाद दूसरा, अगर उनका ब्लड प्रेशर 160 से ज़्यादा रहता है, हाइपरटेंसिव है, अगर हाइपरटेंशन और साथ कोई वास्कुलर डिजीज भी है, अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस उनको हो चुका है पास्ट में या इस वक्त है, या मायोकार्डियल इंफार्क्शन की कोई हिस्ट्री है, या सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, या मल्टीपल सीरियस रिस्क फैक्टर हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए, या थ्रोम्बोजेनिक म्यूटेशंस हैं, या कोई ब्रेस्ट कैंसर है, तो आपने नोटिस किया कि इनमें सारी जो है ना वो तकरीबन थ्रोम्बोसिस से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका जो मेजर रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन होता है वो थ्रोम्बोसिस ही होता है। तो थ्रोम्बोसिस की अगर हिस्ट्री है, या अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन की हिस्ट्री है, या स्ट्रोक की हिस्ट्री है, या कोई रिस्क है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए, या एज ज्यादा है, या स्मोकर है, या हाइपरटेंसिव है, तो उन केसेस में आपने कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन नहीं देनी, आपने कोई अल्टरनेटिव लेना है, क्योंकि ये कैटेगरी 4 है। अगर आपने इसमें दिया तो फिर उसके लाइफ रिस्क पे हो सकती है। और लास्ट है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी वैसे हमने आगे देखना है, क्योंकि जो कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा ज्यादा कर देती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब सेफ्टी वाली बात हो गई। ये जो 4 कैटेगरीज आपको बताई हैं डब्ल्यूएचओ ने, ये मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया, ये चारों कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए कि 1, 2, 3 और 4। आगे बात करते हैं कि अदर मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन। अब ये जो कुछ मेडिसिन होती है ना, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ एंटी कन्वल्सेंट्स होती हैं, एपिलेप्सी में यूज करते हैं, कुछ एंटी फंगल होती हैं, ये जो ड्रग्स होती हैं ना कुछ, ये क्या करती हैं, ये जो लिवर के एंजाइम्स है ना उनको स्टिमुलेट कर देती हैं, इंड्यूस कर देती हैं साइटोक्रोम P450 को। जब वो लिवर एंजाइम इंड्यूस हो जाते हैं वो मेटाबॉलिज्म बहुत तेज करना शुरू कर देते हैं, तो जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है उनका फौरन से मेटाबॉलिज्म हो जाता है और वो उनकी एफिकेसी कम हो जाती है, ठीक है, पिल्स की एफिकेसी कम हो जाती है। तो फिर इसीलिए वो वुमेन जो कि
कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स यूज करी थी, लेकिन साथ उन्होंने कोई मेडिकेशन शुरू करनी थी, लेट्स सपोज कोई एंटीबायोटिक शुरू करनी थी, एंटी फंगल कोई लेनी थी, तो उस दौरान जब तक वो मेडिसिन यूज करनी है, साथ उन्हें कोई टेम्परेरी मेथड यूज करना है कॉन्ट्रासेप्शन का, यानी कॉन्डोम यूज करने हैं, क्योंकि तब तक वो सेफ नहीं है, उनकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की एफिकेसी कम हो चुकी है। या उन्होंने ये करना है कि वो जो है ना अपना मेथड चेंज कर लेंगी, वो प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल पे आ जाएंगी, या कोई इंटरट्राइन डिवाइस यूज करेंगी जब तक वो ये मेडिसिन यूज करेंगी, क्योंकि इन मेडिसिन ने डिवाइस के साथ तो कुछ नहीं कर सकती, डिवाइस को कौन सा किसी इंसान के साथ लेना देना है, तो इसीलिए या तो मेथड चेंज कर दिया जाएगा, या तब तक वो कोई टेम्परेरी मेजर यूज करेंगी। ठीक है, तो ये हो गया जी इंटरेक्शन विद अदर मेडिसिन। अब आगे साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। साइड इफेक्ट्स जो है ना वो पिल्स के साथ यूजली जो एसोसिएट किए जाते हैं, ठीक है, मतलब हम ज़्यादा बात हार्मोनल मेथड्स की कर रहे हैं ना, जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं उनकी हमने एंड पे बात करनी, अलहदा से बात करनी। अभी सारी बात हो रही है हार्मोनल मेथड्स की, चाहे वो कंबाइंड और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो, चाहे वो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स हो, चाहे वो पिल्स के अलावा जो इंजेक्टेबल होते हैं उनमें से भी हार्मोन आते हैं ना, चाहे वो इम्प्लांट्स हैं उनमें से भी हार्मोन आते हैं, चाहे वो रिंग है उनमें से भी हार्मोन आते हैं, तो ये सारे हार्मोनल मेथड्स की बात हो रही है। अगर मैं बार बार पिल्स बोल रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पिल्स की बात हो रही है, ये सारे उन मेथड्स की बात हो रही है जिनमें से हार्मोन आएगा, ठीक है, वो पिल्स हो, वो इंजेक्टेबल हो, वो इम्प्लांट्स हो, वो कुछ भी हो, सिवाय उनके जो कि हम डिवाइस रखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो साइड इफेक्ट्स इनसे जो एसोसिएट किए जाते हैं उनमें आ जाती है अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग, मतलब ये कहा जाता है कि इनके साथ अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग हो जाती है, वेट गेन हो जाता है, हेडेक, मूड स्विंग्स एंड लॉस ऑफ लिबिडो। अब उसने बात की है कि हमने जो इतना ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, हमने देखा कि ना वेट गेन का कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं मिला हमें हार्मोनल मेथड के साथ, वेट गेन का हमें एसोसिएशन नहीं मिला। फिर हमें ना ही कोई जो है वो मूड डिस्टर्बेंसेस का एसोसिएशन मिला कि भाई मूड खराब रहता है अगर वो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रही है, तो इस तरह का भी हमें कोई एसोसिएशन नहीं मिला। हाँ, अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग का देखा गया कि 15% तक रिस्क होता है, लेकिन वो पेशेंट को कहा जाता है कि ये आप परेशान ना हो, ये टाइम के साथ साथ खुद ही सेटल हो जाएगा, कुछ दिनों में महीनों में ये खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 3 महीने से ज़्यादा टाइम गुजर जाए और पेशेंट जो है वो ब्लीड करता रहे, उसकी ब्लीडिंग ना रुके, 3 महीने हो गए उसको यूज़ करते हुए और फिर भी उसको ब्लीड कर रहा है, तो तब उसको जो है ना फिर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई और कॉज हो ब्लीडिंग का, जैसे कोई सर्वाइकल पोलिप हो, कोई क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हो, कोई कोई जो है ना वो फाइब्रोइड ना बन गया हो, तो इसलिए फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना है, फिर उसको सिर्फ रीअश्योरेंस पे नहीं रखना, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना है। अच्छा, नेक्स्ट उसने बात की हेडेक की, उसने कहा हाँ हेडेक भी हो सकता है, और अगर तो फीमेल को हेडेक पिल फ्री वीक में होता है, जैसे हम आगे देखेंगे इनके जो सीओसीपी है ना वो इस तरह ली जाती है कि 21 डेज पिल लेनी है और फिर 7 डेज जो है वो पिल नहीं लेनी। तो अगर तो उनको उन 7 डेज या 9 डेज इसमें उसने पिल नहीं लेनी, उनमें उसको हेडेक होता है, तो उसको कहना है कि तुम प्री फिल इंटरवल ना लो, फिर तुम जो है ना पिल फ्री इंटरवल ना लो, तुम थ्रू आउट द मंथ पिल लेती रहो। ठीक है, ये कर सकते हैं। और अगर उसको हेडेक जो है ना वो पिल फ्री के दौरान ही होता, बल्कि उसको सारा टाइम ही हो रहा होता है जब वो ये यूज़ करिए पिल, तो तब उसको भी ऑल्टरनेटिव मेथड यूज़ कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, मेथड चेंज कर लें फिर कॉन्ट्रासेप्शन का। आगे आ जाते हैं नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्थ बेनिफिट, मतलब ये जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं ना मेथड्स, इनके सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन रिलेटेड इफेक्ट्स नहीं होते, ये और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं। जैसे हमने अभी गायनी का वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाला चैप्टर पढ़ा था, और एमेनोरिया वाला चैप्टर पढ़ा था, और पीसीओएस पढ़ा था, और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम देखा था, उन सब में हमने देखा था कि हम यही वाली ड्रग्स बार बार यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ उसने टेबल बनाया और उसने लिखा हुआ है कि कौन से नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं इन कॉन्ट्रासेप्शन से। सबसे पहले लीवोनोर्जेस्ट्रल की बात की उसने, कि लीवोनोर्जेस्ट्रल जो होती है, इसको मेरिना भी कहते हैं, 52 mg ये इंट्रायूट्राइन रखी जाती है। इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है ना वो होता है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मैं आपको ये नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बता रही हूँ, वरना कॉन्ट्रासेप्शन में तो इसका रोल है ही। अच्छा, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है, हमने देखा था ना कि हमारा फर्स्ट लाइन ये मेथड था, जब पेशेंट हमारे पास हैवी ब्लीडिंग के साथ आती है और वो अभी कॉन्ट्रासेप्शन भी उसको चाहिए हो, तो फिर हम ये देते हैं उसको। अच्छा, उसके बाद एंडोमेट्रियोसिस में भी इसका रोल है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि एक चैप्टर में एंडोमेट्रियोसिस। अडीनोमायोसिस में, डिस्मेनोरिया में भी इसका रोल है, एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन, ठीक है, एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन, और सिंपल हाइपरप्लेजिया। ठीक है, तो आपने जो मेनली इसका रोल याद रखना है वो आपने एचएमबी में, एंडोमेट्रियोसिस में, डिस्मेनोरिया में, एडिनोमायोसिस में, ये तो चारों आपको हमेशा याद रहने चाहिए। आगे आ जाती है जी सीओसीपी। सीओसीपी जो होती है, जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, या कंबाइंड जो है वो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन होती है, उसका जो रोल होता है उसका भी एचएमबी में रोल होता है, हाई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में, उसका इरेगुलर मेंसेस में। आपको कहा था ना मैंने कि ये ना रेगुलेट करती है साइकिल को, इसलिए हम इसको पीसीओएस में भी दे रहे होते हैं कि पीसीओएस में भी साइकिल जो है ना वो इरेगुलर होता है, उसको रेगुलेट कर देती है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी ये देते हैं, और हिर्सुटिज्म एक्ने के लिए भी यूज होती है, इसीलिए पीसीओएस में दे रहे होते हैं। और ये ओवेरियन कैंसर का रिस्क रिड्यूस करती है, एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क भी रिड्यूस करती है। ठीक है, लेकिन ये ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर का रिस्क इंक्रीज करवा देती है, ये चीज़ भी याद रखनी है, उसको आगे हम देखेंगे भी। तो ओवेरियन और एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क रिड्यूस करती है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, एचएमबी में,
हिर्सुटिज्म एक्ने, ठीक है। आगे आ जाते हैं जी प्रोजेस्ट्रोजिन ओनली इंजेक्टेबल, यानी सिर्फ प्रोजेस्ट्रोन है जिनमें, वो भी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए यूज हो सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस के लिए यूज हो सकते हैं और डिस्मेनोरिया में यूज हो सकते हैं। ठीक हो गया। चले, ये हो गया नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव। ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो सीओसीपी की है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पास पेपर में पूछे हुए हैं उन्होंने। हाँ, क्या आ जाती है जी एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी, अब मैंने बात की थी स्टार्टिंग में जब हम इफेक्टिवनेस की बात कर रहे थे कि ये भी जरूरी है कि वो एक्सेप्टेबल हो मेथड, फिर जो है ना वो कंटिन्यूएशन उसकी होती है। अब उसने कुछ फैक्टर्स बता दिए कि एक तो पर्सनल करैक्टरिस्टिक, ये जो उसने टेबल में बताया ना बॉक्स में, आपने बस ये फैक्टर एक दफा रीड कर लेना कि पर्सनल करैक्टरिस्टिक पेशेंट की, यानी उसकी एज, फर्टिलिटी, इंटेंशन, परसेप्शन ऑफ इफेक्टिवनेस, कि उसने मतलब परसेप्शन होती है उसके जहन में क्या है कि ये मेथड कितना इफेक्टिव है, कुछ इधर उधर से सुना होता है, कुछ अपनी इंसान की परसेप्शन होती है। फियर ऑफ साइड इफेक्ट, उसको अगर किसी मेथड से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो कहेगी भी मैंने सुना है कि जो ये पिल्स लेते हैं उनको तो कैंसर हो जाता है। लेट्स सपोज ना कि वो कह रही है कि जो सीओसीपी आप मुझे दे रही हैं इससे तो कैंसर हो जाता है, तो मैंने तो ये नहीं लेनी। तो अगर उसको फियर है साइड इफेक्ट्स का या उसकी सेफ्टी की परसेप्शन ठीक नहीं है तो वो कभी भी उस मेथड को एक्सेप्ट नहीं करेगी। फेमिलैरिटी, वो उस मेथड को कितना जानती है, उसने कभी पहले यूज़ किया है या उसने इसको यूज़ करते हुए देखा है, दूसरों का एक्सपीरियंस, जैसे उसकी फैमिली है, उसकी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने उसको क्या बताया है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा किसी मेथड के साथ। ईज ऑफ यूज एंड ऑफ एक्सेस, क्या ये मेथड यूज करना उसको आसान लगता है। नीड टू सी हेल्थ प्रोफेशनल, उसको कितनी दफ़ा हेल्थ प्रोफेशनल के पास आना पड़ेगा। लाइक अगर उसको बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे फिर भी वो किसी मेथड को एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसकी लाइफ इफेक्ट होगी। इंट्रूसिवनेस और नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स, ठीक है, ये सारे जो हैं ये आसान से फैक्टर्स हैं जो कि एक्सेप्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। चलें, नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास यहाँ पर व्हाट अ वुमेन नीड टू नो बिफोर स्टार्टिंग अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल प्रिस्क्राइबिंग, कि आप किसी वुमेन को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स तो दे रहे हो, आपने बाकी सारे फैक्टर्स देख लिए, लेकिन अब आपने उसको क्या चीज़ें बतानी होती हैं। आपने उसको बताना है हाउ टू यूज़ अ मेथड। सबसे पहली चीज़ उसको ये बतानी है कि अगर पिल है तो आपने उसको बताना है कि तुमने डेली पिल लेनी है, इसको मिस नहीं करना, अगर मिस हो जाए तो क्या करना है, ये सारा कुछ। ठीक है, मिस हो जाए क्या करना है ये मैं आगे आपको बताती हूँ। उसके बाद अगर रिंग है तो उसको कैसे प्लेस करना है, अगर इंजेक्टेबल है उसको कैसे इंजेक्ट करना है, ये सारी हाउ टू यूज द मेथड एंड व्हाट टू डू व्हेन मिस्ड। उसके बाद टिपिकल फेलियर रेट उसको बताने हैं, ये मैंने टिपिकल फेलियर रेट बोला है, परफेक्ट वाले फेलियर रेट नहीं, वो सिर्फ हमने कंपेरिजन के लिए यूज किया था। टिपिकल फेलियर रेट कि अगर तुम ये यूज करोगी तो इतने परसेंट है कि तुम्हारी ना जो प्रेगनेंसी हो सकती है, इतना फेलियर रेट है। कॉमन साइड इफेक्ट उससे रिलेटेड उसको बता देना है, उसको रीश्योर करा देना है कि अगर तुम्हें हेडेक फील हो या ब्लीडिंग हो थोड़ी बहुत तो तुमने उसको परेशानी होना उसको लेकर। अगर हेल्थ बेनिफिट्स उसको बताने हैं कि इससे तुम्हें ये फायदा हो सकता है। फर्टिलिटी रिटर्न ऑन स्टॉपिंग, अच्छा ये बड़ी जो है ना वो कंसर्न होता है फीमेल्स का कि हम अगर इसको ले रहे हैं तो क्या जब हम छोड़ेंगे, जब हम कंसीव करना चाहेंगे तो क्या तब कोई मसला होगा, हम मतलब इस तरह से रिवर्सिबल ही है ना ये मेथड। तब उसको ये श्योर कराना है कि ये जब तुम छोड़ोगी लेना तो तब तुम फर्टाइल हो जाएगी वापस। वैन शी रिक्वायर्स रिव्यू, ठीक है, और कब तुमने डॉक्टर के पास आना है, ये चीज़ें अगर होंगी तो तुमने आना है वापस, ठीक है, चेकअप करवाने। तो ये सारी जो है आसान से तरीके हैं। यहाँ तक मैंने आपको ये जो सारा क्वेश्चन बताया, ये नो डाउट इसमें से ऐसे क्यों आने के चांसेस कम है सिवाय कुछ टेबल्स के, लेकिन ये सारा रीड करना ज़रूरी था ताकि हम आगे वाले चैप्टर को अच्छे से समझ सकें, और अगर इसमें से कोई एमसीक्यू आए तो फिर उसको हम अटेम्प्ट कर सकें। बस नेक्स्ट से ना हम अपने बेसिकली मैथड शुरू करते हैं सारे वन बाय वन।